हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एम के भारती आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। साथियों, बहुत दिनों के बाद क्लास फिर से शुरू हो रही है और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जो कि पहला अध्याय है हमारा वास्तविक संख्या। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है वास्तविक संख्या में, वो है हमारा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे हम लोग n से सूचित करते हैं। n 1 2 3 4 5 और इधर हमें 3 पॉइंट लगाना है। यहाँ पे सीखने योग्य ये बात है कि ये जो हमारा लिखा गया सेट, इसको मंझली ब्रैकेट से ही हमें घेरना चाहिए, छोटी या फिर बड़ी ब्रैकेट से नहीं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में 3 बिंदु लगाना चाहिए। तो हमारा गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे n से सूचित करते हैं। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। दूसरा हमारा संख्या है पूर्ण संख्या। अब देखिए कि पूर्ण संख्या की शुरुआत कैसे हुई। मान लीजिए हमारे पास कुछ भी वस्तु है, 5 आम है, 5 खा जाते हैं, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं को दर्शाने के लिए ही शून्य का खोज हुआ। तो चूंकि हमारा पहले खोज हो चुका था प्राकृतिक संख्या और इसमें शून्य नहीं था, इसलिए एक नया परिवार बनाया गया जिसको कि हम लोग पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं, जो कि होल नंबर है। तो इसकी परिभाषा कैसे बन जाएगी? तो परिभाषा अपने तरीके से बना सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य शामिल कर दें या फिर गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है और इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो नाम होता है वो इंग्लिश में होल नंबर होता है, ठीक है। अब होल नंबर को कैसे दर्शाएंगे? तो मंझली ब्रैकेट शुरू करना है, 0 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 3 बिंदु लगाना और बाकी ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देंगे। तो ये हमारा हुआ पूर्ण संख्या का परिवार। हम इसे आगे अगली कक्षा में जब 11th में आप लोग जाएंगे तो सेट थ्योरी पढ़ेंगे, तो इसीलिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये इसको सेट कहते हैं, इंग्लिश में समुच्चय कहते हैं, परिवार कहेंगे, समूह कहेंगे, बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं तीसरा संख्या। तीसरा हमारा है पूर्णांक संख्या। इसे इंटीजर कहते हैं, इंटीजर नंबर। नंबर यहाँ लिख लीजिएगा, छूट गया है। इंटीजर नंबर, इंटीजर उसे कहते हैं कि जब पूर्ण संख्या में, अब पूर्ण क्या है? तो पूर्ण अभी तुरंत पढ़े, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? ये हमारा पूर्ण संख्या है। गिनती में 0 शामिल कर दिए। तो पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल कर देने से प्राप्त संख्या हमारा पूर्ण संख्या कहलाती है। ये हमारा हुआ पूर्ण संख्या। और इसमें शामिल क्या करना है? ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या आप लोग जानते होंगे, जैसे कि -1 हो गया, -2 हो गया, -7, ये हमारा क्या है? ऋणात्मक संख्या। तो ये ऋणात्मक संख्या यदि हम इस पूर्ण में शामिल कर दें तो जो हमारा परिवार बनेगा, जो हमारा सेट बनेगा, जो समुच्चय बनेगा, वही कहलाता है हमारा पूर्णांक संख्या। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो पूर्णांक संख्या क्या है कि पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक संख्या शामिल कर दें तो हमें पूर्णांक संख्या का परिवार प्राप्त होता है और इसे हम लोग I या Z से सूचित करते हैं। इसे I या Z से सूचित किया जाता है। देखिए I हुआ। अब इसको लिखने का एक तरीका है कि मैंने इधर 3 बिंदु लगाया है, पहले मंझली ब्रैकेट, फिर 3 बिंदु, फिर -3 -2 -1, ये अच्छे से लिखना है। फिर 0 1 2 3 और इधर 3 बिंदु। इसका मतलब ये होता है 3 ये बिंदु जो लास्ट में, आप अधिक भी लगा सकते हैं लेकिन 3 ही लगाइए, ज़्यादा बेटर है। इस 3 बिंदु का मतलब है कि इधर भी अनंत संख्या चलेगी, 4 5 6 7 8 10। यदि हम पूछे क्या इसमें 10 है? बिल्कुल है। 25 है? बिल्कुल है। इधर क्या -5 है? बिल्कुल है। इसके बाद आएगा -4 -5 इधर माइनस में चलता रहेगा और इधर प्लस में चलता रहेगा। तो ये हमारा कहलाएगा पूर्ण संख्या का परिवार। देखिए इधर, यहाँ से इधर हमारा ऋणात्मक संख्या है, यहाँ से इधर हमारा धनात्मक संख्या है और बीच में हमारा क्या है? शून्य है। कुछ इसमें विशेष है। विशेष क्या है? नोट करके मैंने यहाँ पे दिया है शून्य के बारे में। शून्य जो है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। शून्य ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। तो ये कुछ नहीं है, ना इधर ना उधर। जैसे कोई व्यक्ति के पास कर्जा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ऋणात्मक उस पर है, ऋण है, कर्जा है। और किसी के पास पैसा है तो इसका मतलब उसके पास धन है, वो कुछ खरीद सकता है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो ना तो खरीद सकता और कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए शून्य जो है ना तो धनात्मक संख्या है ना तो ऋणात्मक संख्या है। एक और इसमें मज़ेदार बात क्या है कि शून्य जो है, बहुत ये ध्यान दीजिएगा कि जो शून्य है हमारा, ये शून्य सभी धनात्मक संख्याओं से, शून्य हमारा सभी धनात्मक संख्याओं से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। शून्य सभी धनात्मक संख्या से छोटा होता है, जबकि सभी ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। इसे ध्यान रखिएगा। शून्य जो हमारा होता है वो सभी, ये 0 से इधर धनात्मक संख्या उससे छोटा होता है
और शून्य जो है ऋणात्मक संख्या इधर वाली संख्याओं से बड़ा होता है। ये आप पिछली कक्षा में भी शायद 8-7 में पढ़े होंगे संख्या रेखा करके नाम से, ठीक है ना। तो संख्या रेखा के नाम से आप जानते होंगे, जैसे कि एक संख्या रेखा ऐसे है, ठीक है, इसमें बीच में 0 डालते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ी दूरी पे 1 2 3, इधर -1 -2 ऐसे करके। तो जैसे जैसे हम इधर चलते हैं हम बढ़ते चलते हैं, है ना, एक एक क्या करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका मतलब यदि हम इधर चलेंगे तो बढ़ेंगे और इधर चलेंगे तो घटेंगे। तो ठीक उसी प्रकार है, जब हम 0 पे रहेंगे तो 0 से जैसे इधर जाएंगे तो बढ़ेंगे, 0 से इधर आएंगे तो घटेंगे। तो ये जो 0 है हमारा, 0 ना तो हमारा धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जो संख्या है वो हमारा है सम संख्या, बिल्कुल आप इससे परिचित होंगे, इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः का मतलब पूरा पूरी कट जाए, 2 से भाग देने के बाद कुछ भी शेष ना बचे। जैसे कि 8 में यदि हम 2 से भाग दें, यदि हम 2 से 8 में भाग दें तो 2 चौके 8, क्या शेष बचा हमारा, कुछ नहीं, 0 0 शेष बचा। तो हमारा जो 8 हो गया ये हो गया हमारा सम संख्या। तो वैसी संख्या जो 10 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। जैसे कि 2 4 6 8 ये, ठीक है। तो यदि एक प्रश्न यहाँ से किया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। लेकिन सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या, बड़ी का कोई अंत नहीं है, तो बड़ा सबसे अनंत हो जाएगा। उसी प्रकार किसी में भी, जैसे कि प्राकृतिक संख्या की बात करें तो इसमें यदि सबसे छोटा पूछा जाए तो 1 सबसे बड़ा, तो कह नहीं सकते, सबसे छोटा हो जाएगा 1, सबसे बड़ा अनंत हो जाएगा। और पूर्ण संख्या जो है इसमें सबसे छोटा हमारा 0 हो जाएगा, सबसे बड़ा अनंत होगा, क्योंकि बड़ी संख्या का अंत ही नहीं है। और पूर्णांक में सबसे मजेदार बात है कि पूर्णांक संख्या में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कोई कहेगा 0, बिल्कुल नहीं, 0 छोटा नहीं, क्योंकि 0 ऋणात्मक से बड़ा है। तो पूर्णांक संख्या में जैसे जैसे हम इस ओर आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम इस ओर आएंगे, बाईं ओर आएंगे, तो हम छोटा होते चले जाएंगे, संख्या का वैल्यू घटता चला जाएगा। और जैसे जैसे हम बाईं ओर जाएंगे तो संख्या का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। एक बात और भी याद रखने की है कि माइनस वाला जो संख्या होता है वो जो देखने में बड़ा होता है सबसे ज़्यादा, वही देखने में सबसे छोटा। जैसे कि -30 बड़ा है या -20, तो बड़ा हमारा ये है, क्योंकि संख्या रेखा पे ये जो होगा ये हमारा बाईं ओर होगा और ये दाहिनी ओर होगा। तो दाहिनी ओर की संख्या बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे 1 बड़ा कि 2, तो 2 बड़ा, क्यों, क्योंकि ये दाहिनी ओर है और ये बाईं ओर है। तो उधर वाली जो संख्या होगा वो बड़ा, इधर वाला छोटा। तो इसका जो है ये वैल्यू, किसी के पास 30 रुपया कर जाए, किसी के पास 20 रुपया कर जाए, तो सबसे ज़्यादा अच्छा है 20 रुपया कर जाए वाला, ठीक है। तो 20 हमारा बड़ा है माइनस में और 30 माइनस छोटा। तो सम संख्या में सबसे छोटा 2 और सबसे बड़ा कह नहीं सकते, अनंत होगा। अब विषम संख्या आइए, विषम संख्या क्या है, ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, सॉरी, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 3 5 7 9 इस तरीके से चलेगा 13। तो इसमें देखिए 2 से भाग दीजिए, तो कोई भी उदाहरण लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पे 11 ले लेते हैं। देखिए 11 में 2 से भाग दे के देखते हैं, 2 पंचे 10, देखिए एक शेष बच गया, है ना। तो यहाँ पे कुछ शेष बच जाता है, तो शेष नहीं बचना चाहिए। यदि शेष बच गया तो वो हमारा सम संख्या नहीं है, वो हमारा होगा विषम। 2 से भाग देने पर शेष बच गया, इसलिए हमारा ये सब है विषम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विषम संख्या। अब आता है इसमें सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी विषम क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी विषम हमारा हो जाएगा 1, और सबसे बड़ी कह नहीं सकते, अनंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और कुछ जीरो के बारे में विशेष बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे और भी संख्याओं से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, ये सब जो संख्याएं हैं सिर्फ इसमें 1 और 4 से ही नहीं और भी संख्या से भाग लगती है। जैसे कि 4 में यहाँ से 2 से भाग लग रहा है, तो हमारा 4 क्या हो गया, यौगिक या फिर भाज्य संख्या हो गया। यहाँ पर बात करें 9 की, तो 9 में 1 और 9 को छोड़ देंगे। जैसे परिभाषा है जो 1 तथा स्वयं के, मतलब 1 और 9 को छोड़ देना है, तो 1 9 को छोड़ दें तो 9 में 3 से भाग लगता है। 10 की बात करें तो 1 और 10 छोड़ देने के बाद
2 और 5 से भाग लगता है 10 में। तो इस प्रकार वैसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावे और भी संख्याओं से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। अब यदि बात आए सबसे छोटी भाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या जो होगी वो 4 होगी, और सबसे बड़ी तो बड़ी का तो कोई अंत नहीं है, इसलिए अनंत लिख दिए यहाँ पे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां नंबर पे आता है हमारा अभाज्य संख्या, और इसको एक और भी नाम से जानते हैं, ऋण संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्या, इसे प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे, गौर कीजिएगा यहाँ पे, एक तथा स्वयं के अलावे और भी संख्या से विभाजित नहीं हो। पहले वाले में था कि विभाजित हो, और इसमें है नहीं हो, क्योंकि अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब क्या होता है यहाँ पे? नहीं। तो वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, इसमें 1 और 2 छोड़ दीजिए तो और किसी संख्या से भाग नहीं लगता। 3 की बात करें, इसमें भी 1 और 3 छोड़ दें तो और भी किसी संख्या से भाग नहीं लगता। 7 में भी यही चीज़ है। तो यहाँ पे जो भी संख्या लिखी गई है उसमें वही संख्या और 1 को छोड़ देने पर और भी किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो ये हमारा होगा अभाज्य संख्या। ठीक, अब कुछ नोट में, यहाँ पे नोट में क्या है कि 2 जो है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, कई बार कंपटीशन के भी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है ये सम। जितनी भी सम संख्याएं होती है वो भाज्य होगा, जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो हमारा भाज्य होगा, लेकिन 2 ही एक ऐसी संख्या है 2 जो कि हमारा अभाज्य है, वो भी सबसे छोटी और पहली संख्या है अभाज्य। बाकी जितनी भी सम संख्या हैं वो हमारा भाज्य होगा, चाहे इसके बाद ले लीजिए 4, 6, 8, 10, तो ये सब हमारा सब भाज्य होगा। लेकिन 2 हमारी एक ऐसी छोटी संख्या है जो कि हमारा क्या है? अभाज्य है। तो 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 1 के बारे में, 1 क्या है? 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है, इस पर कुछ नहीं कहा सकता, इसको किसी में नहीं रखा गया है, ना तो भाज्य में रखा गया है ना ही अभाज्य में, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं करते। इसलिए मैंने लिख दिया 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। समझ में आ गया होगा? चलिए, अच्छा इसमें सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए? तो बड़ी का कोई अंत नहीं है तो अनंत, इसलिए इसमें नहीं लिखे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं आगे। 8वां नंबर क्या है हमारा? 8वां सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। ये 10th क्लास में बहुत यूज होगा, इसे ध्यान समझिएगा। क्या ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका मौसो का मतलब महत्तम समापवर्तक HCF 1 या HCF 1 हो, या जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो, वैसी संख्या जिसका, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका HCF 1 हो अथवा जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ में आया? इसको अच्छे समझना है। सह अभाज्य संख्या जिसका HCF हमारा 1 हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में 3 और 4, यदि 3 और 4 का HCF निकालें तो हमारा 1 आएगा, 3 और 8 का HCF निकालें तो 1 आएगा, 5 और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, 5 और 11 लें, इसका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो वैसा संख्या 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। यदि हम इसमें 13 भी शामिल कर दें तो ये तीनों का HCF हमारा 1 होगा, तो ये तीनों संख्या क्या कहलाएगा? हमारा सह अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए, तो सह अभाज्य संख्या हो गया हमारा सह अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो, या जिसमें कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम लोग कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, 1 हो। सवाल में ये आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 9वां नंबर भिन्न संख्या, इसको फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो बटे के रूप में, हालांकि इसका परिभाषा तो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हमने परिभाषा लिख दिया है। वैसी संख्या जो बटे का मतलब समझते हैं, ये जो बटे करके लिखा हुआ है ना 2/3, इसको हम लोग बटे पढ़ते हैं। ठीक, तो वैसी संख्या जो बटे या अंश बटे हर है ना, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, 3/5 ऐसे पढ़ते हैं, तो ये बटे मैंने इसको ऐसा लिख दिया। तो अंश बटे हर के रूप में होता है, भिन्न संख्या कहलाता है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, जैसे कि 1/2, 3/5, 4/7, ये सब है हमारा भिन्न संख्या। अब ये जो है ये ऋणात्मक है, धनात्मक ऐसा हो सकता है, तो समझ लेंगे ये भिन्न संख्या क्या है हमारा, जो बटे के रूप में है, जो किस रूप में हो, बटे के रूप में, उसे हम लोग भिन्न संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अभाज्य यौगिक संख्या, भाज्य संख्या, और ये सहभाज्य संख्या, फिर जाके हमारा है भिन्न संख्या। अब इससे आगे आएगा हमारा
परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, जो कि 10th क्लास का पहला चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्या। तब हम आगे वहाँ तक पहुँच जाएंगे, आप इसे नोट कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 2/5, p/q का मतलब अंश बटे हर के रूप में। जैसे कि इससे पहले हमने भिन्न देखा, भिन्न में क्या था, भिन्न में था जो अंश बटे हर में लिखते हैं, जैसे कि 2/5, तो ये अंश, ये हमारा हर, तो जो भिन्न है वही हमारा परिमेय संख्या है। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। हर यदि 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हर 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान अनंत हो जाता है। ठीक है, करके दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये 2/0 है, ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि 2 से भाग देंगे 0 में, तो 0 कुछ भी 9 से खिलाएंगे तो 9 गुना 0 0, फिर 2 आएगा, फिर 2 से खिलाएंगे 2 गुना 0 0, फिर 2 आएगा। मतलब हम कुछ भी लिख दें तो ये क्या होगा, बिल्कुल भाग नहीं लगेगा और वो हमेशा बार बार 2 ये चलता रहेगा। इस प्रकार किसी भी संख्या में भाग देने से 0 से उसका वैल्यू अनंत हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती है। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए, क्या 0 परिमेय संख्या है? एक ऑब्जेक्टिव में आता है, क्लास 9 हो या क्लास 10, तो पूछा जाता है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए हमारा जो है 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3/-3/5 है, √4 है। अब √4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट जो ये 4 है, 4 का वर्गमूल हमारा क्या होता है, 2 होता है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। √9/16, √9 का वर्गमूल 3 और 3/16 परिमेय संख्या, 22/7 ये एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या सीख गए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? जस्ट परिमेय संख्या का उल्टा। परिभाषा बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक जगह इसमें चेंजिंग आएगा। क्या है परिभाषा अपरिमेय संख्या का? इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं और परिमेय संख्या को रेशनल नंबर। ठीक है, परिभाषा क्या है? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p/q में नहीं लिखा जा सके या रूप में नहीं लिखा जा सके, सेम है, वही परिभाषा बिल्कुल। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में, यहाँ पे सिर्फ में लिखा, में जो है छूट गया है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में, यहाँ लिख देंगे के रूप में नहीं लिखा जा सके जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0। तो जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √2, √5, √2/3 पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। अब कोई कहेगा कि हम √2 को √2/1 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, √2/1 लिख सकते हैं। तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं हुआ? ये भी तो हुआ। इसको हम कह देंगे p, इसको कह देंगे q, तो नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि परिभाषा कह रहा है कि जहाँ p और q पूर्णांक है, तो क्या यहाँ √2 पूर्णांक है? नहीं है। पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक वाला संख्या, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर भी अनंत विस्तार, इधर भी अनंत विस्तार, तो ये होता है हमारा पूर्णांक। तो क्या √2 हमारा पूर्णांक में आता है? नहीं आता है, इसलिए √2/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा p/q नहीं हुआ और ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। समझ गए? तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 और परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि ये हमारा, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमारा ये जो पाई है, विशेष ध्यान, एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो 9 क्लास हो चाहे वो 10 क्लास, कि पाई हमारा क्या है। तो पाई में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि पाई हमारा परिमेय है कि अपरिमेय, क्या लिखें। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। पाई हमारा एक, हमने यहाँ एक नोट करके लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है। पाई, ये जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। अब यहाँ कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जब पाई बराबर 22/7 होता है तो एक परिमेय को अपरिमेय कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल हम सवाल जब बनाते हैं तो पाई बराबर लेते हैं, क्या लेते हैं, 22/7, ठीक। लेकिन आपको बता दें ये एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, ये लगभग मान है हमारा। पाई बराबर 22/7 क्या है, एक लगभग मान है, इसीलिए पाई हमारा अपरिमेय है और 22/7 हमारा क्या है, परिमेय है। अब पाई है क्या, यदि पाई के बारे में जानना है तो पाई के बारे में हम बताते हैं, ठीक है।
तो पाए हम लोग देख लेते हैं आखिर पाए होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी वृत्त, पाए कहाँ यूज करते हैं? वृत्त के क्षेत्रफल में निकालने में, गोलाकार क्षेत्रफल निकालने में, बेलन के क्षेत्रफल, आयतन वगैरह निकालने में यूज करते हैं। तो कोई भी वृत्त हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी वृत्त हो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उस वृत्त की परिधि, ये जो सी है ये परिधि, और उसका व्यास ये डी, व्यास क्या हो गया ये डी। किसी भी वृत्त की परिधि और उसका व्यास डी, वृत्त चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो, एक कितना बड़ा वृत्त बनाया है, इसकी भी एक परिधि होगी, इसका भी एक व्यास होगा, या फिर हम इतना बड़ा एक वृत्त बनाए, इसकी ये व्यास और ये परिधि। तो किसी भी वृत्त की परिधि बटे व्यास यानी सी बाय डी एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट को पाए कहा गया है। क्या कहा गया है? पाए। और इसका जो वैल्यू होता है 3.14 और दशमलव के रूप में ये चलता रहता है। इसका दशमलव प्रसार जो होता है पाए का, मतलब कि ये जो परिधि बटे व्यास लिया गया है, इसका मान आता है 3.14 और दशमलव में इसका प्रसार चलते रहता है। इसका दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती, मतलब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत आवर्ती, मतलब दोहराने वाला। लेकिन अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो हम आगे सीख लेंगे, वो होता क्या होता है? बिना दोहराने वाला, वो दोहराता नहीं है, इसलिए सी बाई डी जो होता है दोहराता नहीं है, इसी को पाए कहा गया है। तो 22/7 क्यों लेते हैं? तो 22/7 इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब 22 में हम 7 से भाग देते हैं, जब हम 22 में 7 से भाग देते हैं तो इसका भी जो वैल्यू आता है वो जैसे देखिए 3 7 21 1 आया, फिर 0 7 1 7 3 7 चौके 28 देखिए 3.14 आया कि नहीं, फिर ये चलता रहेगा। तो 22/7 का वैल्यू इसके 3.14 और कुछ चलता रहता है, इसके नज़दीक वैल्यू आता है। इसीलिए हम पाए बराबर 22/7 लगभग मान लेते हैं सवाल बनाने के लिए। एग्जैक्ट पाए बराबर 22/7 नहीं है, वो उसका लगभग वैल्यू है। इसीलिए हमारा 22/7 परिमेय है, लेकिन हमारा जो पाए है वो है अपरिमेय। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके सुनिए, देखिए, आप बिल्कुल समझेंगे। पाए हमारा क्या है? किसी वृत्त के परिधि बटे व्यास को हम लोग पाए कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि बटे व्यास। किसी वृत्त के परिधि बटे व्यास, इसी को हम लोग बोलते हैं पाए। वृत्त चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसी को बोलते हैं पाए। ठीक है, समझ गए? तो अपरिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब लास्ट आता है हमारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या है? कि परिमेय का परिवार और अपरिमेय का परिवार यदि मिला दिया जाए, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पूरा मिला दें, तो उसे हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या का परिवार या समुच्चय। देखिए शब्द इसमें आएगा, समुच्चय आएगा, कहीं परिवार आएगा, तो आप इसे कंफ्यूज नहीं करना है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए 2 है, 0 22/7 पाए √3 √7/9, तो इसमें सब ले लिया गया है ना, परिमेय अपरिमेय दोनों, मतलब परिमेय और अपरिमेय को सब मिला दिए तो हमारा हो गया वास्तविक। यानी कि अभी तक हम जितना भी संख्या का टाइप पढ़े, चाहे वो प्राकृतिक पढ़े, चाहे हम होल नंबर पढ़े, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, वो सबसे बड़ा जो परिवार हमारा आया वास्तविक का आया। क्या आया? वास्तविक। क्योंकि वास्तविक में सारा चीज है, वास्तविक में सारा चीज आ गया, समझे कि नहीं? तो सबसे बड़ा परिवार हमारा ये हो गया। सबसे जो बड़ा परिवार हम लोग पढ़े संख्या का, वो हमारा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय और अपरिमेय को मिला देंगे तो उसे हम वास्तविक कहेंगे। और याद रखिएगा पाए एक हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है? हमारा परिमेय संख्या। इसे ध्यान रखेंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव A to Z बिल्कुल कंप्लीट हो, कहीं से कोई गलती नहीं हो। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं तक रखेंगे, तो आप इसे नोट कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।